अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तारिक चौधरी और आप देख रहे हैं विजन पॉइंट। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे भारत की पहलगाम के ऑपरेशन के बाद उसकी सुबकी और उसकी हज़ीमत और उसकी पसपाई। आज दो तीन मौज़ूआत पर आपसे बातचीत करेंगे। एक तो पाकिस्तान ने अब बड़ी ज़बरदस्त जारहाना किस्म की जो सफारती मुहिम है वो चलाई है। एक तरह का सफारती डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव लॉन्च किया है और मुख्तलिफ मुल्कों से रबते किए जा रहे हैं और मुख्तलिफ ममालिक की जानब से जो रिएक्शन आ रहा है उसमें नज़र जाता है कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ जो है जीता जा रहा है और भारतीय मौक़िफ़ को पज़ीराई हासिल नहीं हो रही। दूसरा, एक और बड़ी सनसनीखेज़ ख़बर है कि भारतीय खुफिया एजेंसी के साबिक़ सरबराह अजीत सिंह दौलत जो हैं, उन्होंने कुछ ऐसे सनसनीखेज़ इंकशाफात किए हैं जिसके नतीजे में भारत का जो बयानिया था पहलगाम ऑपरेशन के हवाले से वो ज़मीन बोस होता नज़र आता है। इसी तरह अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट जो हैं, उनका भी बयान जो है वो बड़ा अलार्मिंग है, चूँकि कुछ उनकी अहलिया के जो भारतीय कनेक्शन थे उसकी बुनियाद पर भारतीयों को बड़ा यकीन था कि जो अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट हैं वो कम अज़ कम इस मामले पर कोई ऐसी बात ज़रूर करेंगे जिससे उसके मौक़िफ़ की जीत हो और पाकिस्तान को थोड़ा डिफेंसिव होना पड़े, लेकिन वो भी उनकी कामयाबी नहीं हुई। तीसरी तरफ जो है जैसे जैसे ये ऑपरेशन इसको वक्त गुजर गया है पहलगाम के मामले को, भारतीय फ़ौज की बड़ी बड़ी विकटें जो हैं बड़ी तेज़ी से गिर रहे हैं, उसका भी तज़किरा करेंगे वो विकटें क्यों गिर रही हैं और साथ साथ जो है देखेंगे कि भारतीय जनता, भारतीय शहरी वो क्या कहते हैं इस पहलगाम के इस साने के हवाले से। तो बात करते हैं कि किस तरह से पाकिस्तान ने ऑपरेशन लॉन्च किया है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर अब तक गुज़श्ता 2 रोज़ से कुवैत, इसके अलावा कतर, सऊदी अरब, चीन, यूएई और इन सब मुल्कों के सफ़ीरों से बातचीत कर चुके हैं। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से बात कर चुके हैं अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मिस्टर रूबियो, और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने सेक्रेटरी जनरल यूनाइटेड नेशंस को भी फ़ोन किया और इन सब जगहों पर मुतालबा किया, बार बार दोहराया कि पाकिस्तान पहलगाम के जो ऑपरेशन है, पहलगाम का जो वाक़या है उसकी तहकीकात के लिए तैयार है और पाकिस्तान ये चाहता है कि शफ़ाफ गैर जानबदार तहकीकात हों और वो तहकीकात दुनिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पर हो सकती हैं। आगे बढ़े भारत और आए और आकर बातचीत करे और इस वाक़े के हवाले से दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। लेकिन जहाँ तक पाकिस्तान के इस मौक़िफ़ का ताल्लुक़ है उसको तो फिज़ाएँ मिल रही है, लेकिन जो कुछ पाकिस्तान ने कहा है उसकी तायद भारत से उठ रही है। भारत के जो साबिक़ भारत की जो खुफिया एजेंसी रॉ है उसके फॉर्मर सरबराह थे अजीत डोल, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो भारत की जो डिफेंस डॉक्ट्राइन है उसके मुजद हैं, उसके फादर ऑफ दी थ्योरी हैं। लेकिन उनका बीबीसी को एक ऑपरेशन है, बीबीसी को उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है, उसमें बड़ी उन्होंने वजाहत से कहा है और उन्होंने तस्लीम किया है कि जो पहलगाम का वाक़या है वो सिक्योरिटी का फेलियर है। यानी वो मुकाम जहाँ पर दुनिया भर से आते थे, दुनिया भर से टूरिस्ट आते थे, वहाँ सिक्योरिटी जो थी वो मुकम्मल तौर पर नापेद थी नहीं थी और सिक्योरिटी की नाकामी थी कि उस जगह की, उस मुकाम की हिफाजत नहीं कर सके। ये कहना उनका बीबीसी के इंटरव्यू में इस बात की गमाज़ी करता है कि दाल में कुछ काला है और उस जगह की सिक्योरिटी जो है वो जानबूझकर फराहम नहीं की गई। दूसरा उन्होंने बड़ी अहम बात की है, ज़ाहिर है वो माहिर हैं और वाकिफ़ हैं पाकिस्तान की जो डिफेंस कैपेबिलिटी है, उनको मालूम है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो लोग जंग की बातें करते हैं वो जज्बाती बातें हैं, लेकिन इस जंग का मतलब क्या। उन्होंने कहा है इस इंटरव्यू में कि पाकिस्तान भारत की जंग का मतलब है न्यूक्लियर जंग, और जब कोई एटमी जंग होती है तो उसके नतीजे जो है वो उस खित्ते के लिए तबाहकुन होते हैं। अजीत डोवाल का ये बयान जो है ख़ुद भारतीय जो लीडरशिप है उसके लिए एक ताज़ियाना है, उसके लिए एक ख़तरे की घंटी है। फिर उन्होंने एक और बात कही है कि जंग जो है वो आखिरी ऑप्शन होता है। वो इशारा कर रहे हैं, मशवरा दे रहे हैं भारत की लीडरशिप को कि पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात करे। फिर आपने देखा होगा कि भारत की जानिब से जैसे ही ये वाक़या हुआ, वैसे तो पहले से ही हमेशा रवायती तौर पर मुसलमानों पर मज़ालम जो हैं वो जारी रहते हैं, लेकिन जैसे ये वाक़या हुआ मेनलैंड इंडिया में और कश्मीर में कश्मीरियों के साथ, कश्मीरी मुसलमानों के साथ जो है बदसलूकी और बर्बरियत जो है उससे एक नए दौर का आगाज़ हो गया। उनके घर गिराए जा रहे हैं, उनकी दुकानें जो हैं वो जलाई जा रही हैं और उनको ज़िंदगी जो है उनका जीना दुबार किया जा रहा है। तो उन्होंने कहा है कि कश्मीरियों के ख़िलाफ़ जो तशद्दुद हो रहा है, कश्मीरियों के ख़िलाफ़ जो वारदातें हो रही हैं, कश्मीरियों के साथ जो ज़्यादती हो रही है वो गलत है। इसके नतीजे में भारत में नफ़रत जो है मज़ीद बढ़ेगी। एक और बात बड़ी अहम कही उन्होंने बीबीसी के साथ इंटरव्यू में, वो ये कहते हैं कि अगर सबूत जो है बैनुल-अक़वामी सतह पर सामने आ गए और भारत जो है वो बेनकाब हो गया, भारत का चेहरा उरियां हो गया, भारत का किरदार नंगा हो गया, तो फिर भारत के लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी कि वो किस तरह से बैनुल-अक़वामी बरादरी को जवाब देगा। फिर उन्होंने ये भी कहा कि जो पहलगाम का वाक़या है, ज़ाहिर है वो बहुत बड़े तफ्तीशकार हैं और दुनिया में बड़े स्पाई मास्टर के तौर पर उनको जाना जाता है। वो कहते हैं
کہ کشمیری مسلمانوں کا پہلگام کے واقعے میں کوئی قصور نظر نہیں آتا. یہ بہت بڑی گواہی ہے کشمیریوں کے حق میں. اس گواہی کے بعد میرا خیال ہے کہ بھارت کے پاس اور بھارتی جو لیڈرشپ ہے اس کے پاس اور کوئی جواز باقی نہیں رہتا کہ وہ اپنی بات پہ اصرار کرے کہ پاکستان سے ملوث. میں ایک اور چیز بڑی اہم ہے, کل بھی ذکر کیا تھا ہم نے, بھارتی فضائیہ کی پرفارمنس کا اور پاکستان کی فضائی برتری کا. تو آج ایک رپورٹ میرے سامنے ہے جو بھارتی فضائیہ کی کمزوریاں ہیں, بھارتی فضائیہ کے جو کارنامے کرتوت ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں. وہ ذرا بیان کرتا ہوں آپ کے ساتھ کہ کس طرح سے بھارت جو بڑا دعویٰ کرتا ہے کہ اس کے پاس رافیل طیارے ہیں اور بڑی بڑی اس کے پاس ٹیکنالوجی ہے, گزشتہ 30 سالوں میں یہ رپورٹ بتاتی ہے, اعداد و شمار ہیں, اور یہ وہ اعداد و شمار ہیں جن کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا, جو بھارتی آرکائیو سے لیے گئے ہیں, بھارتی میڈیا سے حاصل کیے گئے ہیں. پچھلے 30 سالوں میں 550 سے زیادہ فضائی حادثات ہوئے ہیں بھارت کی ایئر فورس کے, اور اس میں 150 بھارتی پائلٹ جو ہیں اب تک ہلاک ہو چکے ہیں. دنیا میں بہت بڑی ریشو مانی جاتی ہے یہ. اس کے علاوہ جو بھارتی پائلٹس جو ہیں روزمرہ حادثات میں مرتے ہیں. اس کے علاوہ کارگل کی وار میں, وہ کارگل کی وار جس میں بھارت کو ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا تھا, پسپائی کا سامنا کرنا پڑا تھا, اس میں بھی 30 گنا پائلٹ جو ہیں وہ ہلاک ہوئے تھے اس وار میں بھی. اس کے علاوہ دوران تربیت بھارتی فضائیہ کے 150 سے زائد پائلٹس جو ہیں وہ ہلاک ہو چکے ہیں, اور وہ یعنی تربیت اتنی ناقص تھی کہ وہ اپنے طیارے پہ کنٹرول نہیں کر سکے, طیارہ بھی تباہ ہوا اور پائلٹ بھی جو ہے ہلاک ہو گیا. یہ جو ہلاکتیں ہیں اس کے بارے میں بھارتی رپورٹیں کرتی ہیں کہ کہتی ہیں, تفتیشی رپورٹیں کہتی ہیں کہ بنیادی وجہ اس میں ایک غیر معیاری تربیت ہے اور انسانی غلطیاں ہیں, اور حادثات جو ہے اس کے پیچھے وہ جو ان کی ناقص ٹیکنالوجی ہے وہ کار فرما ہے. اس کے علاوہ جو اس سال ہے 2025 جس کو بھی صرف 4 مہینے گزرے ہیں, یہاں بھی 2 اپریل کو اس مہینے 2025 کو بھارتی فضائیہ کا جگوار طیارہ رات کو گرا اور دوران پرواز گرا, جام نگر میں گرا, اور اس کے گرنے کے نتیجے میں کچھ 30 سے زیادہ افراد جو تھے وہ ہلاک ہو گئے جو عام شہری تھے. مارچ کے مہینے میں 2025 میں ہی ایک دن میں بھارتی فضائیہ کے 2 جگوار طیارے جو ہے وہ گر کر تباہ ہوئے. نومبر 2024 میں بھی MiG-29 طیارہ جو تھا وہ گرا اور UP کے قریب تباہ ہو گیا. اس طرح جنوری 2023 میں بھی مدھیہ پردیش میں SU-30 اور میراج 2000 طیارے ٹکرا کر تباہ ہوئے. 8 دسمبر 2021 کو بھی ہیلی کاپٹر میں ایک طیارہ تباہ ہوا جس میں اس وقت کے بھارتی جو چیف تھے آرمی کے جنرل بپن راوت وہ ہلاک ہوئے, ان کے ساتھ 13 اور جو ماہرین تھے فوجی ان کے ماتحت تھے وہ بھی ہلاک ہوئے. اس طرح بھارتی فضائیہ کے جو MiG-21 طیارے جس پہ بڑا فخر ہے بھارت کو, انہیں وڈ میکر فلائنگ کفن کا نام دیا جاتا ہے. اڑتے ہوئے کفن ہیں, اڑتے ہوئے تابوت ہیں, وہ اتنے غیر یقینی اور اتنے خطرناک ہیں. اس کے علاوہ 2019 میں جو پاکستان کے حدود میں طیارہ مار کرایا تھا, MiG-21 ہائسن تھا جسے بھارتی پائلٹ ابھی نندن اڑا رہا تھا. یہ طیارہ بھی جو تھا وہ بھی اس طرح ہلاک ہوا, جس کے تباہ ہوا, جس کے نتیجے میں پتہ چلا کہ بھارتی ٹیکنالوجی جو ہے وہ کتنی کمزور ہے, کتنی بودھی ہے. اب کچھ تذکرہ ہو جائے بھارتی فضا کا, بھارتی رائے عامہ کا. بھارتی شہری جو ہے اب بار بار یہ سوال اٹھا رہے ہیں. یہ سوال کوئی سیاستدان نہیں اٹھا رہے, یہ سوال کانگریس نہیں اٹھا رہی, یہ سوال کوئی ان کے سیاسی مخالفت نہیں اٹھا رہے, یہ کوئی سماجوادی نہیں اٹھا رہی. عام شہری پوچھتے ہیں کہ ہمیشہ اس طرح کے آپریشن BJP کے دور حکومت میں کیوں ہوتے ہیں, اور اس طرح کے حادثے الیکشن سے پہلے کیوں ہوتے ہیں. جب بھی اس طرح کا حادثہ ہوتا ہے کہیں نہ کہیں کسی ریاست میں کوئی الیکشن جو ہے قریب ہوتا ہے. جب پلوامہ میں فالس فلیگ آپریشن ہوا تو لوک سبھا کے انتخابات قریب تھے اور ایک جنون کریٹ کیا, اور جنون کریٹ کر کے انہوں نے سیاسی فائدہ اٹھایا. اب جب پہلگام میں یہ آپریشن ہوا ہے, پہلگام میں یہ واقعہ ہوا ہے, تو ایک مرتبہ پھر جو ہے اگلے چند ماہ میں بہت اہم ریاست ہے بہار, 400 قریب سیٹیں ہیں, اس کا الیکشن قریب ہے. تو یہ کہا جاتا ہے, لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ بھی الیکشن جو ہے اسی الیکشن سے پہلے یہ حادثہ اسی کا شاخسانہ ہے. پھر لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ جب بھی کوئی ایسا حادثہ ہوتا ہے, جب بھی کوئی ایسا سانحہ ہوتا ہے تو مسلمانوں پر, ان کی مساجد پر, ان کی دکانوں پر, ان کی عبادت گاہوں پر حملے کیوں ہوتے ہیں, مسلمانوں کو اس کا نشانہ کیوں بنایا جاتا ہے, اور ہندوتوا کا نشانہ ہمیشہ بھارت میں مسلمان بالخصوص عیسائی اور سکھ کیوں بنتے ہیں. یہ وہ ساری باتیں ہیں جو اس آپریشن کے بعد, جو اس واقعے پہلگام کے واقعے کے بعد عوام کے سامنے آ رہی ہیں. اب تقریباً 11 دن گزرنے کے بعد صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کا موقف جیت رہا ہے, بھارت سے آوازیں اٹھ رہی ہیں, بھارت کے اہم لوگ سوال اٹھ رہے ہیں, اور لگتا یوں ہے کہ وہ جو مودی جی نے ایک ڈرامہ کریٹ کیا تھا, ایک وار اسٹیڈیا کریٹ کیا تھا, اب اس سے فرار کی راہ ڈھونڈ رہے ہیں. جس طرح 2 دن پہلے انہوں نے
कैबिनेट कमेटी के इजलास में इजलास किया और इजलास के बाद उन्होंने कहा कि हमले का फ़ैसला, उसके वक्त का फ़ैसला, उसके अंदाज का फ़ैसला मिलिट्री लीडरशिप करेगी। यूँ लगता है कि उन्होंने अपनी बंदूक जो पाकिस्तान की तरफ तानी हुई थी, उस बंदूक को अपनी फ़ौजी लीडरशिप के कंधे पर रख दिया है और अब उनका कंधा जो है अवाम के सामने पेश कर दिया कि अवाम उनका एहतसाब करें। आखिर में आपसे सिर्फ यही कहूँगा कि अब लगता यूँ है कि भारत किसी थर्ड फ्रीक को, किसी बड़े मुल्क को बीच में डालकर सालसी का रास्ता निकालेगा, पीछे हटने का बहाना ढूंढेगा और पसपाई का जो है जवाब पेश करेगा। लेकिन पाकिस्तान जो है वो तो बार बार कह रहा है कि हम तो अपनी हदूद के अंदर रहते हुए, अपने मुल्क के अंदर रहते हुए मुल्क की हिफाजत करेंगे, मुल्क का दिफा करेंगे। आकर मज़ाकरात के मेज़ पर बैठें और कश्मीर समेत जो कि बुनियादी मसला है, तमाम मामला जो हैं वो मज़ाकरात की टेबल पर करें। आपने गुज़श्ता 20 सालों में बार बार पाकिस्तान को धमकी देकर जहारियत करके देख लिया है। हर दफ़ा आपको शिकस्त का सामना करना पड़ा है। एक मरतबा फिर आपको शिकस्त का सामना करना पड़ा है और पड़ेगा। लिहाजा आएँ और मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठकर मामलात को हल करें।